भारत की वैज्ञानिक तरक्की की कहानी एक नाम के बिना ये बिल्कुल अधूरी है। वो नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे सिर्फ एक इंसान ने अपने देश के पूरे न्यूक्लियर फ्यूचर की नींव रख दी। ये देखिए, ये सिर्फ एक कोट नहीं है। ये असल में उस विजन, उस दूरदर्शी सोच का सबूत है जिसने भारत के भविष्य की नींव रखी। सच तो ये है कि यही सोच उनकी हर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट के पीछे की ताकत थी। तो भारत के भविष्य के जनक, ये बहुत बड़ा टाइटल है ना, लेकिन डॉक्टर भाभा के लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है। तो चलिए समझते हैं उस बड़े सपने को जो उन्होंने अपने देश के लिए देखा था। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, ये टाइटल उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो बस अभी अभी आजाद हुआ है और उसके लिए एक पूरी की पूरी नई साइंटिफिक फील्ड खड़ी कर देना। उन्होंने लिटरली जीरो से शुरू किया और भारत को दुनिया के न्यूक्लियर मैप पर ला खड़ा किया। तो अब बात करते हैं उनकी यात्रा की। कहते हैं ना, हर बड़े सपने की शुरुआत एक खास सफर से होती है। और भाभा की पढ़ाई वो सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं था, वो तो एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक मिशन की तैयारी थी। उनकी शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त थी। 1909 में मुंबई के एक जाने माने पारसी परिवार में जन्म हुआ। फिर 1927 में पढ़ाई के लिए सीधे कैम्ब्रिज चले गए और वहां भी 1930s में वो नोबेल विजेता पॉल डिरैक जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट के अंडर काम कर रहे थे। लेकिन असली मोड़ आया 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर II शुरू हुआ और वो भारत वापस आ गए। और जानते हैं, वो अपने साथ सिर्फ डिग्रियां नहीं बल्कि एक पूरे देश को बदलने का सपना लेकर लौटे थे। पर एक बात समझनी होगी, भारत में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाने से बहुत पहले डॉक्टर भाभा खुद एक ब्रिलियंट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। मतलब उनकी अपनी खोजें थीं, जैसे कि भाभा स्कैटरिंग। ये आज भी क्वांटम फिजिक्स की किताबों का एक फंडामेंटल हिस्सा है। ये दिखाता है कि वो पर्सनली कितने जीनियस थे। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक युग के निर्माता, उनकी जो पर्सनल ब्रिलियंस थी वो अब एक नेशनल मिशन में बदलने वाली थी। भारत वापस आकर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया, जीरो से इंस्टीट्यूशंस बनाना। उनका मिशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि भारत साइंस की दुनिया में सिर्फ एक फॉलोअर बनकर नहीं रहेगा, नहीं, भारत एक लीडर बनेगा। और इतने बड़े मिशन को पूरा करने के लिए जाहिर है एक बहुत मजबूत बुनियाद की जरूरत थी। और ये बुनियाद उन्होंने रखी भी, वो भी अनबिलीवेबल स्पीड से। जरा सोचिए, देश आजाद भी नहीं हुआ था, 1945 में उन्होंने TFR बना दिया। फिर आजादी के ठीक बाद 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन और फिर 1954 में AEET यानी एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। ये 3 इंस्टीट्यूशंस देखते ही देखते इंडियन साइंस की रीढ़ की हड्डी बन गए। और बाद में 1966 में उन्हीं के सम्मान में AET का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC कर दिया गया। एक तरह से जो संस्था उन्होंने बनाई वो हमेशा के लिए उनके नाम से जुड़ गई। तो ये तो हो गई इंस्टीट्यूशंस की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब का मकसद क्या था। ये सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं थे। डॉक्टर भाभा के दिमाग में एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान चल रहा था, और वो था भारत की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना। उनका सपना न्यूक्लियर हथियार बनाना नहीं था, नहीं, उनका सपना था एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल शांति के कामों के लिए करना, देश के डेवलपमेंट को पावर देना, एनर्जी की कमी को हमेशा के लिए खत्म करना, ताकि भारत सही मायनों में आत्मनिर्भर बन सके। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया वहीं उनका असली जीनियस दिखता है। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये एक सेल्फ सफिशिएंट फ्यूचर का पूरा रोड मैप था। देखिए कैसे, स्टेज 1 में भारत अपने नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करेगा, फिर स्टेज 2 में उसी से बने प्लूटोनियम को यूज किया जाएगा, और फिर आता है फाइनल स्टेज 3, जिसमें भारत अपने थोरियम के विशाल भंडार का इस्तेमाल करेगा। ये एक ऐसा साइकिल था जिसे आने वाले 10-20 साल नहीं बल्कि सदियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। कमाल की सोच थी। और आपको पता है, इसी स्ट्रेटेजिक रोड मैप ने वो जमीन तैयार की जिसके दम पर 1974 में भारत ने अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये डॉक्टर भाभा के विजन का सीधा पावरफुल नतीजा था। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक रहस्यमय अंत और एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। डॉक्टर भाभा की जिंदगी जितनी शानदार थी, उनका अंत उतना ही अचानक और सवालों से घिरा हुआ था। क्योंकि साइंस के पीछे एक इंसान भी तो था।
और ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर भाभा सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक कमाल के आर्टिस्ट थे, क्लासिकल म्यूजिक के शौकीन थे, एक फिलोसोफर थे, यहां तक कि एक डिप्लोमेट भी। उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। और फिर 24 जनवरी 1966 मॉन्ट ब्लैंक के ऊपर एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वाकई सिर्फ एक दुखद हादसा था या फिर कुछ और? उनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री है जिस पर कई थियरीज हैं। उनकी मौत भले ही एक रहस्य हो, लेकिन उनकी विरासत वो बिल्कुल साफ और अटूट है। आज भी बार्क उनकी याद में खड़ा है। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी आज भी उनके बनाए 3 स्टेज प्लान पर ही चलती है। 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित इस शख्स ने भारत को दुनिया के साइंटिफिक मैप पर एक ऐसी जगह दी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो डॉक्टर भाभा ने तो अपनी तरफ से नींव रख दी, एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर आज का भारत खड़ा है। पर अब सवाल ये उठता है, इस नींव पर इंडियन साइंस का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।